बिपरजॉय तूफान 15 जून को गुजरात के तटों से शाम में टकराता है। गुजरात के तटों पर 10 फीट से लेकर के 15 फीट तक ऊंची लहरें आती हैं। मछुआरों की नावों को बांध दिया जाता है। बड़े समुद्री जहाजों को दूर समुद्र में भेज दिया जाता है। पूरे गुजरात में लगभग 4000 गांवों में अचानक से बिजली गुल हो जाती है। न जाने कितने बिजली के खंभे और तार गिर जाते हैं। बिपरजॉय साइक्लोन, जिसका बंगाली भाषा में मतलब होता है आपदा और जिसका नाम रखा बांग्लादेश ने, समुद्र में जो तूफान बनना स्टार्ट हुआ वो चक्रवात, वो तूफान अगर जमीन पर पहुंचता है तो इसको लैंडफॉल कहते हैं। अब 12 जून को इस चक्रवात का शुरुआत अरब सागर में हो जाता है। इसके बाद अलर्ट जारी कर दिया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसे इक्विपमेंट है, ऐसे सैटेलाइट हैं जिनके माध्यम से पहले ही ये जानकारी लग गया था कि चक्रवात आने वाला है। भारत में चक्रवातों के बारे में मुख्य अध्ययन करने वाले संस्था का नाम है IITM पुणे, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का अध्ययन करने का काम करता है। वर्ल्ड मीडिया में बिपरजॉय तूफान का बहुत ज़्यादा कवरेज भी हुआ। अब चूंकि ये पाकिस्तान की तरफ जाने वाला था, पाकिस्तान का सिंध इलाका में बहुत भारी तबाही लाने वाला था, तो इस वजह से पाकिस्तान में रेड अलर्ट घोषित हो गया था। विशेष तौर पे सिंध के क्षेत्र में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लगभग 80,000 लोगों को तुरंत ही वहाँ से हटा दिया गया। कई बार चक्रवातों के बारे में सटीक पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं हो पाता है। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस चक्रवात को मुख्यतः जाना था पाकिस्तान की तरफ, लेकिन ये अचानक से उत्तरी गुजरात की तरफ मुड़ जाता है और गुजरात में भारी भरकम तबाही लाता है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बिपरजॉय तूफान गुजरात के कच्छ में लैंडफॉल हुआ। अगर ये तूफान गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी भाग में लैंडफॉल होता तो आर्थिक नुकसान यानी पैसों का नुकसान कहीं भारी भरकम होता। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले वर्ष अम्फान तूफान जो पश्चिम बंगाल के तटों से टकराया था, जिस वजह से पश्चिम बंगाल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि जिस क्षेत्र से ये टकराया, अब जाहिर सी बात है तटीय क्षेत्र में ही अम्फान लैंडफॉल हुआ था पश्चिम बंगाल में। वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो औद्योगिक क्षेत्र है, भारी भरकम संख्या में छोटे बड़े उद्योग धंधे हैं, बहुत सारे छोटे बड़े बंदरगाह उस क्षेत्र में स्थित है। उस क्षेत्र से अरबों रुपए का आयात निर्यात होता है। वो क्षेत्र मछुआरों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। बिपरजॉय तूफान से गुजरात में तबाही हुआ। अकेले गुजरात में लगभग 75,000 लोगों को विस्थापित किया गया। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ही कमाल कहा जाए कि पहले से ही पता चल गया था कि तूफान आने वाला है। ओवरऑल चक्रवात किस दिशा में जाएगा ये डिपेंड करता है कि चक्रवात के आसपास जो आगे पीछे का हवा है वो ओवरऑल किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब वो भी डिपेंड करता है कि किधर हाई प्रेशर है, किधर लो प्रेशर है। चूंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ओवरऑल तूफान का मूवमेंट होता है। चूंकि गुजरात के तट पर ये टकराया 15 जून को, उसके बाद ये राजस्थान की तरफ शिफ्ट हुआ। राजस्थान को इस तूफान ने हिट किया 17 तारीख। वैसे तो राजस्थान में लंबे समय के बाद इतना बारिश हुआ, लेकिन राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति भी आ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना को भारी भरकम नुकसान हुआ। बहुत सारे बिजली के खंभे गिर गए हैं। बहुत सारी बांधों को भी नुकसान हुआ है। कृषि योग्य भूमि को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि में अगर लंबा समय तक जल जमाव होगा तो जाहिर सी बात है उसका जो उपजाऊ मिट्टी होता है, जो खेत के ऊपरी भाग में होता है, वो बहकर कहीं और चला जाएगा। अगर ट्रेंड को देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में कहीं ज़्यादा संख्या में चक्रवात आते हैं और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात ज़्यादा नुकसानदायक भी होते हैं। यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं उनका इंटेंसिटी, उनका तीव्रता, नुकसान करने की क्षमता कहीं ज़्यादा होता है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में अरब सागर में उत्पन्न होने वाले साइक्लोनों यानी चक्रवातों की संख्या में न सिर्फ इजाफा हुआ है, बल्कि चक्रवातों का जो क्षमता है, इंटेंसिटी है, नुकसान करने का कैपेबिलिटी है, वो बढ़ा है। इसके पीछे मुख्य जिम्मेदार कारण है ग्लोबल वार्मिंग। IITM पुणे यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि पिछले 1 दशक में अरब सागर का जो सतही तापमान है, यानी कि समुद्री जल का जो ऊपर के सतह का तापमान है, उसमें 1.2 से 1.4 डिग्री सेल्सियस तक का वृद्धि हुआ है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि साइक्लोन कैसे बनता है आपको इस वीडियो के अंत में मैं पूरा विस्तार से बताऊँगा। आपको ओवरऑल इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि समुद्र के ऊपर का तापमान बढ़ना यही वह मुख्य कारण जिस वजह से भारी संख्या में चक्रवात आ रहे हैं। चक्रवातों के आने का मुख्य वजह है समुद्र के ऊपरी सतह का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना। ऊपरी सतह है जिसको SST कहते हैं, यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर, वो लगातार बढ़ते जा रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और जो चक्रवात आ रहे हैं उनकी वजह से भारी भरकम नुकसान भी होता है। आपको मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया कि पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान की वजह से 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा समस्या चक्रवात बनते जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र के ऊपरी सतह का तापमान बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में और ज़्यादा चक्रवातों का सामना दुनिया को करना पड़ेगा। अब आप इस लोकेशन को देखिए, ये चाइना के नीचे का भाग है।
इस लोकेशन को देखिए, ये अमेरिका का पूर्वी भाग है और इस लोकेशन से तो आप भली भांति परिचित हैं। हमारे देश के दोनों ओर का क्षेत्र, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये जो पूरा का पूरा रीजन है, यहाँ का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। आप मैप में देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस क्षेत्र में तूफानों का जो संख्या है, चक्रवातों की जो संख्या है, चक्रवातों का जो इंटेंसिटी है, वो आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पे बढ़ने वाला है। तो वैसे में चाइना, अमेरिका, भारत को आपसी विवाद छोड़कर इस मुद्दे पर क्या गंभीर वार्ता नहीं करना चाहिए? इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए इन तीनों देशों को? क्योंकि दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें इन 3 देशों को ही चक्रवात का सबसे ज़्यादा खतरा है। आप अगर यूरोपियन देशों को देखोगे तो यूरोपियन देशों का जो लोकेशन है, इक्वेटर से, विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है। उसके आसपास का समुद्र का तापमान उतना होता ही नहीं है कि भयंकर तरह का चक्रवात उत्पन्न हो। ग्लोबल वार्मिंग हम सभी जानते हैं, जलवायु परिवर्तन जिस वजह से हो रहा है, धरती गर्म हो रहा है। ओशन वार्मिंग भी एक नया कॉन्सेप्ट तेज़ी से उभर कर सामने आ रहा है, यानी कि समुद्री सतह का गर्म होना, क्योंकि इसी के वजह से तो चक्रवातों की संख्या बढ़ रहा है, चक्रवातों का क्षमता बढ़ रहा है। एक सवाल और है कि अरब सागर में जो साइक्लोन आते हैं, वो भारत की तरफ, भारत के पश्चिम तटों की तरफ, गुजरात की तरफ ही क्यों खींचे जाते हैं? तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भारत के क्षेत्र में लो प्रेशर का बेल्ट होता है। अब हवाओं का जो मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। अब देखिए, जो भारत में चक्रवात आते हैं वो सामान्यतः मई जून के महीनों में आते हैं। अब मई जून के समय आपको पता ही है, यहाँ पर तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि जब भारत में मानसून के शुरुआत का समय होता है वो समय। इसके अलावा साइक्लोन अक्टूबर नवंबर, यानी कि जब मानसून के लौटने का समय आता है, उस समय भी अरब सागर या पश्चिम बंगाल में आते हैं। एक और सहायक कारण है, एक और छोटा कारण है जिस वजह से चक्रवात पश्चिम भारत की तरफ खींच जाता है, वो है गुजरात और महाराष्ट्र में हुआ भारी औद्योगिकरण। भारी औद्योगिकरण की वजह से इस क्षेत्र में जो ओवरऑल तापमान है उसमें वृद्धि हुआ है। तापमान अगर किसी क्षेत्र का बढ़ेगा तो वहाँ पर हवाओं का संख्या काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि हवाएं गर्म होंगी और वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। अब चूँकि यहाँ पर हवा कम है, हवा गर्म है, तो जाहिर सी बात है लो प्रेशर क्रिएट होगा और समुद्र से जो हवाएँ हैं वो इधर की तरफ चलने लगेगा। एक और फैक्टर पे बात करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, वो है मैंग्रोव। गुजरात की अगर आप नक्शा को देखोगे तो वहाँ पर मैंग्रोव क्या होता है? मैंग्रोव होता है समुद्री तटों पर स्थित वनस्पति। आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये चक्रवातों को तो हालांकि रोक नहीं सकता है, लेकिन चक्रवातों का जो इंटेंसिटी है उसको ज़रूर ही कम कर सकता है, क्योंकि चक्रवात तटों की तरफ बढ़ता है और अगर बीच में वनस्पति आएगा जैसे कि मैंग्रोव, तो जाहिर सी बात है उसका इंटेंसिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन औद्योगिकरण की वजह से मैंग्रोव वनों की संख्या में काफ़ी कमी हुआ है, लेकिन फिर से सरकार मैंग्रोव वनों को बढ़ाने में लगा हुआ है। चक्रवात न सिर्फ आगे बढ़ते हैं बल्कि गोल गोल भी घूमते हैं, यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, साथ ही साथ रोटेशनल एनर्जी भी है। स्थलीय भाग में उसको बहुत सारे अवरोधकों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, पुल हैं, पेड़ पौधे हैं, जिस वजह से उसका जो एनर्जी है वो लगातार कम होते जाता है और अंततः वो समाप्त हो जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनाम शीतोष्ण चक्रवात, दोनों में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी धरती के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उनको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इनकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा होता है, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आते हैं, यानी बहुत ही कम समय के लिए आते हैं। इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। जबकि अगर टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र में आने वाले शीतोष्ण चक्रवातों की बात करें तो ये यूरोपियन क्षेत्र में या ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाले क्षेत्र में आते हैं। ये लंबे समय तक रहते हैं, इनमें विनाशकारी क्षमता काफ़ी कम होता है, ओवरऑल इनकी संख्या कम होती है। साइक्लोन का नामकरण कैसे किया जाता है? 1953 में मियामी नेशनल हरिकेन सेंटर अमेरिका और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम संगठन ने मिलकर शुरुआत किया चक्रवातों के नामकरण का। चक्रवातों के नामकरण के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है चक्रवातों पर रिसर्च करना। अब जैसे पिछले वर्ष कोई तूफान आया, उसके पिछले वर्ष कोई तूफान आया, तो हर अलग अलग तूफान का स्टडी करना, उसके बारे में समझना, उसका कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, क्योंकि वैज्ञानिक जब ये नहीं समझेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका समाधान क्या होगा, वो भी समझना मुश्किल हो जाएगा। अब चूंकि हर चक्रवात अलग अलग प्रकार का है, तो इसलिए हर चक्रवात का अलग अलग स्टडी करना काफ़ी जरूरी हो जाता है। इसलिए
अलग अलग समय पर आने वाले चक्रवातों को अलग अलग नाम दिया जाता है। यानी 1953 में नामकरण का जो प्रोसेस शुरू हुआ उसके लिए दो ही संस्थान थे, मियामी नेशनल हरिकेन सेंटर और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 2004 में ये जो पैनल था इन दो संस्थाओं का उसको भंग कर दिया गया और उसके बाद दुनिया भर में रीजनल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर साइक्लोनों के नामकरण का प्रोसेस शुरू हुआ। 2008 में हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले तूफानों के नामकरण के लिए विश्व मौसम संगठन के 8 सदस्य देश आपस में सहमति व्यक्त करते हैं। और ये 8 देश कौन कौन थे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव और ओमान। 2018 में इसमें 5 अन्य देशों को भी ऐड किया गया, सऊदी अरब, यमन, यूएई, कतर और ईरान। यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र के उत्तरी भाग में जो तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, उनका नामकरण 13 देश मिलकर के करते हैं। 13 देश 13 नाम का सुझाव देते हैं, यानी कि कुल 169 नाम। अब किस चक्रवात का नाम कौन सा देश तय करेगा, ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट ऑर्डर में तय होता है। जैसे कि इंडिया और ओमान की अगर बात करें तो आई से इंडिया, आई पहले आया, ओ से ओमान, ओ बाद में आया। तो ओमान के पहले नामकरण का जो अधिकार होगा वो इंडिया को होगा। रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर नई दिल्ली, क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। 13 देश अपने द्वारा सुझाए गए नामों को RSMS के पास भेजते हैं और अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अनुसार हर देश का क्रम आता है। चक्रवातों के नामकरण में बहुत सारे चीज़ों को ध्यान भी रखा जाता है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के 8 लेटर से ज़्यादा बड़ा नाम नहीं हो सकता है और साथ ही साथ कुछ वैसा नाम भी चक्रवातों का नहीं हो सकता है जो किसी धर्म, भाषा, जाति, लिंग आदि की भावना को ठेस पहुंचाते हों। चक्रवातों को दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में क्या कहा जाता है? चीन और जापान के नीचे जो समुद्री चक्रवात आते हैं उनको टाइफून कहते हैं। हिंद महासागर के उत्तरी भाग में यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो चक्रवात आते हैं उनको साइक्लोन यानी कि चक्रवात कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास जो चक्रवात आता है उसको विली विली कहते हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो अटलांटिक तट है, कैरेबियन सागर के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर आने वाले चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। एक प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में ही ज़्यादा साइक्लोन क्यों आते हैं? चक्रवातों के बनने में सबसे मुख्य कारण होता है समुद्र के सतह के ऊपर का तापमान, यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर SST। चूंकि बंगाल की खाड़ी में तापमान ज़्यादा होता है अरब सागर की तुलना में, तो यही मुख्य कारण है। साइक्लोन कैसे बनता है, यानी चक्रवात का उत्पत्ति कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है? चक्रवात, चक्र का मतलब होता है चक्कर लगाना और वात का मतलब हवा, यानी कि हवा का गोल गोल घूमना। चक्रवात का ये तस्वीर आपको दोस्तों दिख रहा होगा, यहाँ पर गोल गोल घूमता भी है और साथ ही साथ आगे की तरफ भी ये मूव कर रहा है। अब ये जो गोल गोल पूरा का पूरा ढांचा घूम रहा है, यहाँ पर 2 चीज़ है, एक है हवा और दूसरा है जलवाष्प और बादल। जलवाष्प हवा का गैस वाला अवस्था है जिसको हम लोग आर्द्रता कहते हैं, जबकि बादल पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो धूल कणों के साथ लटका हुआ रहता है। साइक्लोन का ये सैटेलाइट इमेज है। अब साइक्लोन का जो कलर है वो उजले रंग का है, यानी दूधिया रंग का है। अब आपके मन में ये सवाल होगा, पानी तो रंगहीन होता है, हालांकि समुद्र का पानी नीले रंग का होता है, लेकिन ये उजला रंग का क्यों दिख रहा है? इसके अलावा हवा भी नहीं दिखता और जो साइक्लोन होता है पानी, हवा, गैस, जलवाष्प इन सब का मिश्रण है, तो ये आखिर दूधिया रंग का क्यों दिख रहा है? इस तस्वीर को जरा आप देखिए, यहाँ पर बेसिन से पानी गिर रहा है, ये उजला रंग का दिख रहा है, दूधिया रंग का दिख रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। तो इसके पीछे कारण है, जब पानी में हवा का मिश्रण हो जाता है तब पानी ओवरऑल दूधिया रंग का दिखता है। बरसात के दिनों में दोस्तों आपने कभी एक्सपीरियंस जरूर ही किया होगा कि मान लिया कि एक बड़े से क्षेत्र में पानी का जमाव हो गया है, 1 फीट या 2 फीट पानी, और बीच में एक गड्ढा है। तो गड्ढा की तरफ जो पानी आता है तो पानी गड्ढा के पास पहुंचकर गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है। गड्ढा में गिरने के पहले जो पानी की धाराएं हैं वो आपस में बल लगाती हैं, जिस वजह से वो तिरछे रूप से वहां पर घूमना शुरू होती हैं और वो गोल गोल वहां पर घूमना शुरू कर देता है। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया पानी का। ये जो कॉन्सेप्ट है किसी भी तरह के फ्लूइड के लिए भी एप्लीकेबल है। फ्लूइड कहने का मतलब जो बह सके, जैसे कि पानी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, किरोसिन ऑयल हो। इसके अलावा ये जो नियम है गैसों के लिए भी अप्लाई होता है। यानी कि खेत के पानी में अगर आप विजुअलाइज कर लीजिएगा कि चारों तरफ गैस है और गैस एक जगह कहीं आ रहा है, हवा एक जगह कहीं आ रहा है, तो वो जो गड्ढा है जहाँ पर उसको आना है या जो वो केंद्र है जहाँ पर आना है, तो वहाँ पर पहुँचने से पहले वो गोल गोल घूमने लगता है।
12 जून को अरब सागर में बिपरजॉय का उत्पत्ति होता है। बिपरजॉय का उत्पत्ति अरब सागर के एक विशेष क्षेत्र में होता है। उस विशेष क्षेत्र का तापमान अपने आसपास का जो समुद्री जल है उसके तुलना में कहीं बढ़ जाता है। उस क्षेत्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से इवेपोरेशन का प्रक्रिया काफ़ी फास्ट हो जाता है। इवेपोरेशन यानी कि पानी का जलवाष्प में बदलना। अब चूंकि वहाँ का तापमान ज़्यादा है, ऊपर की हवाएं गर्म हैं और जलवाष्प जब हवा के संपर्क में आता है तो जलवाष्प ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है। इस वजह से उस क्षेत्र में हवा की मात्रा में भारी भरकम कमी हो जाता है, जिसको लो प्रेशर एरिया कहते हैं। इस वजह से आसपास के क्षेत्र का जो तुलनात्मक रूप से ठंडा हवा है इस केंद्र की ओर, इस क्षेत्र की ओर आना शुरू हो जाता है और वो गोल 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 घूमना शुरू हो जाता है और इस तरीके से चक्रवात का निर्माण होता है। अब ये जो पूरा ढांचा आपको दिख रहा है, धीरे धीरे इसका साइज बड़ा होने लगता है। ढांचा कहने का मतलब चक्रवात। इसका डायमीटर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 150 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर का हो सकता है। दोस्तों इस तस्वीर को आप देखें, तस्वीर थोड़ा धुंधला है। जो लाल कलर का क्षेत्र आपको दिख रहा है इसको चक्रवात का आई कहते हैं, यानी कि चक्रवात का आंख कहते हैं। इसका डायमीटर 30 से 50 किलोमीटर तक का हो सकता है। ये क्षेत्र काफी शांत होता है, यहाँ पर हवाएं नहीं चलती हैं, यहाँ पर वर्षा वगैरह नहीं होता है। ये जो लाल कलर का क्षेत्र है इसके बाहर 50 से 100 किलोमीटर तक का रीजन है चारों तरफ, उसको आई वाल कहते हैं। आई वाल के क्षेत्र में हवाओं का गति काफी ज्यादा तेज होता है। इस क्षेत्र में बादल बड़ी संख्या में होते हैं। आई और आई वाल का जो ऊंचाई है 10 से 12 किलोमीटर तक का भी हो सकता है। यानी आपने ये समझ लिया कि जो आई का क्षेत्र है जो लाल कलर में दिख रहा है ये बिल्कुल ही शांत क्षेत्र है। हालांकि इस क्षेत्र में ऊपर से ठंडी हवाएं उतरती है और साइड से उठता है, यानी कि जो आई वाल है उधर से उठता है। यानी कि आई का जो क्षेत्र है यहाँ पर काफ़ी शांति है, जबकि आई वाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर तूफान का स्थिति है। आई वाल में काफ़ी तेज हवाएं चलती हैं, आई वाल में तेज वर्षा वगैरह भी होता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि चक्रवात का उत्पत्ति हो गया। अब चक्रवात आगे कैसे बढ़ता है? अगर आप समुद्र के ऊपर एक व्यापक स्तर पर देखेंगे तो हवाओं का एक डायरेक्शन पहले से तय होता है। अब चूंकि अरब सागर में जो हवाएं हैं वो भारत के पश्चिमी तटों की तरफ चलता है, तो वैसे में जो साइक्लोन का उत्पत्ति हुआ वो भी पश्चिम की तरफ चलने लगेगा। उत्तरी गोलार्ध में आने वाले साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। उत्तरी गोलार्ध यानी कि विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में। ऐसा क्यों? इसके पीछे मुख्य कारण है कोरिलिस बल। कोरिलिस बल के वजह से उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं अपने चलने के दिशा के दाएं तरफ हल्का सा मुड़ जाती हैं। चक्रवातों के गति के अनुसार चक्रवातों को अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे कि 31 किलोमीटर पर आवर या उससे कम अगर चक्रवात का गति रहेगा तब उसको निम्न दबाव का क्षेत्र कहते हैं। अगर चक्रवात का गति 31 से 49 किलोमीटर पर आवर के बीच में रहता है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। अगर 50 से 61 किलोमीटर पर आवर के बीच उसका स्पीड है तो उसको डीप डिप्रेशन कहते हैं। अगर 62 से 88 किलोमीटर पर आवर के बीच उसका स्पीड है तो उसको तूफान कहते हैं। 89 से 118 किलोमीटर पर आवर के बीच अगर उसका स्पीड है तो उसको गंभीर चक्रवात कहते हैं। 119 से 221 किलोमीटर पर आवर के बीच अगर उसका स्पीड, तब उसको अत्यंत गंभीर चक्रवात या बेहद गंभीर चक्रवात कहते हैं। बिपरजॉय चक्रवात का जो गति है वो 119 और 221 किलोमीटर पर आवर के बीच रहा। इस तरीके से बिपरजॉय अत्यंत गंभीर चक्रवात की श्रेणी में है। अगर चक्रवात का गति 221 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा है तब उसको सुपर साइक्लोन कहते हैं।